नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे थे, भारतीय भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रायद्वीपीय भारत का पठार। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है वो है कुल 1000 से 1300 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी इसकी कुल ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। पश्चिमी घाट तापी नदी भ्रंश घाटी से लेकर दक्षिण में एक पहाड़ी है जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, उसे हम काडामा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसकी स्थिति यहाँ पर है लमसम ये काडामम पहाड़ी, ये काडामम पहाड़ी या तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक स्थित है। केप कोमोरिन तक स्थित है। दूसरी चीज़, किसी भी पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार, यानी इसका जो विस्तार है ये कुल 1600 किलोमीटर तक है। और एक चीज़ आप जान लें कि पश्चिमी घाट जो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। रीजन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रीजन सबसे लंबी तो हिमालय आपको बताई गई है। अब आपको कन्फ्यूजन हो गया। रीजन ये है क्योंकि हिमालय का विस्तार जो है भारत के साथ साथ अन्य देशों जैसे नेपाल, चीन और कुछ हिस्सा म्यांमार में इसकी अवस्थिति है और भूटान में भी स्थित है। कुल भारत में इसकी लंबाई अगर देखेंगे हम तो 1600 किलोमीटर से कम ही मिलेगी। इसीलिए भारत में मुख्य रूप से विस्तृत जो पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत जो है भारत का सबसे लंबा पर्वत है। लिख लें, यह भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है। साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत सही मायने में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। प्रायद्वीपीय पठार का प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। अब आपके दिमाग में एक शब्द आ गया है, भ्रंश कगार। भ्रंश क्या होता है? देखिए, सपोज दैट ये नदी है और ये नदी के दो किनारे हैं, एक ही है। नदी प्रवाहित हो रही है, तो जैसे ये नदी है प्रवाहित हो रही है, तो जो नदी है उसका जो हिस्सा है ये, यानी बिल्कुल 90 डिग्री से ये ऐसे नदी प्रवाहित हो रही, ये इसका तट है। तो इसका जो ये कगार है, ये जो तट है, ये नदी है, बिल्कुल 90 डिग्री से नदी प्रवाहित हो रही है, यानी कि इसके आगे से बिल्कुल एकदम गहराई है। गहराई ये तट है और ये तुरंत इसकी गहराई है। जैसे ये है, ये धरातल है, सपोज दैट ये धरातल है, लेकिन ये आपकी जो नदी प्रवाहित हो रही है ये तुरंत इसकी ऐसे यहाँ तक धरातल है, यहाँ पर 90 डिग्री के साथ इसकी गहराई शुरू हो जाती है। तो ये जो है आपका भ्रंश हो गया, इसको भ्रंश कगार बोलते हैं, भ्रंश कगार। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ये पश्चिमी भ्रंश का कगार है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जैसे कि यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि ये हमारी अरावली है
और ये आप इसको शिलांग का पठार मान लें। बहुत सी नदियाँ इधर प्रवाहित अब हो रही हैं, अपना जल इधर गिरा रही हैं बंगाल खाड़ी में। कुछ नदियाँ छोटी बड़ी मिलकर अरब सागर में भी जल गिरा रही हैं। तो नदियाँ अपने साथ आसाद लेकर चलती हैं, आसाद यानी मलबा। तो जैसे जैसे नदियाँ ये प्रवाहित हो रही हैं, यहाँ से निकली नदी यहाँ आके यहाँ जल गिरा छोड़ रही है, लेकिन जो जल छोड़े जल तो आगे चला जा रहा है प्रवाहित होते हैं, लेकिन उसके साथ जो मलबा जो आसाद है वो आके यहाँ जम रहा है। ये किनारे किनारे जो भी नदियाँ हैं वो किनारे किनारे इस पठार के प्रायद्वीप पठार के किनारे किनारे जमता चला जा रहा है, जो कि समुद्र को कवर करता जा रहा है। ये एरिया ये पूरा वही चीज़ यहाँ पर भी ये नदियाँ जल तो प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो भी अवसाद जो मलबा लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर गिर रहा है, वो यहाँ पर जम रहा है, यहाँ जमता जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्थिति जो क्षेत्र आपका समुद्र को कवर कर रहा है, घेर रहा है, समुद्र की ओर फैल रहा है, और प्रायद्वीपीय पठार के को छोड़ के और समुद्री जल के बीच के हिस्से को हम घाट बोलते हैं। आई चीज़ समझ में? चलिए, तो प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी प्रायद्वीपीय जो आपका पश्चिमी घाट है, ये प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। वैसे ही वो पूर्वी भ्रंश कगार है। ठीक है, चलिए, ये भ्रंश कगार जब अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ था तब बना था। ठीक, यानी जो आपका गोंडवाना लैंड अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा था और टिथिस सागर से बीच में पड़ गया, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारी नदियाँ अपना जल और मलबा गिराती रहीं, हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिससे जाकर हिमालय से सट गया। तो इसका जो विस्तार है गोंडवाना लैंड के हिस्से का, यानी जो कगार है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये जो है इनके निर्माण यानी इनकी उत्पत्ति जो है अफ्रीकन से जब अलग हुआ तभी से शुरू है। दूसरी चीज़, पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये जो एरिया है आपका, ये इसे गुजरात का सौराष्ट्र बोलते हैं। सौराष्ट्र, गुजरात का सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक, यहाँ पर 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। पहली मांडव पहाड़ी, मांडव के बाद गिर पहाड़ी, गिर के बाद एक और है आपकी बारदा पहाड़ी। आपको पता है कि दुनिया में एशिया का एकमात्र अफ्रीकन शेर या एशियाई शेर जो पाए जाते हैं वो गिर अभ्यारण्य में, और गिर अभ्यारण्य जो गिर पहाड़ी पे स्थित है। गिर अभ्यारण्य जो है आपका गिर पहाड़ी पे स्थित है, और गिर कहाँ है? सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र का गुजरात में। क्लियर? चलिए, सौराष्ट्र की गिर पहाड़ी पर ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी ये सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई चोटी है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कालसूबाई, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि चीज़ों को लिखी जाएं तो आपकी समझ में आती रहें। ये कालसूबाई चोटी से ही ये कालसूबाई चोटी जो कि सौराष्ट्र यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी महाराष्ट्र में ही सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट पर स्थित दूसरी चोटी है महाबालेश्वर। ये यहाँ पर महाबालेश्वर, ये है महाबालेश्वर चोटी से ही, जो कि महाराष्ट्र में है, आपकी एक नदी निकलती है कृष्णा नदी, ये, और जाके अपना जल बंगाल खाड़ी में गिरा देती है। कौन सी नदी है? यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान देना, कृष्णा नदी। पश्चिमी घाट पढ़ा रहा हूँ भी, पश्चिमी घाट पे फोकस करना है आपका। पश्चिमी घाट की कुल जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी भ्रंश घाटे से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के केप कुमारी यानी कन्याकुमारी एक जिला है, उससे केप कुमारी में बोलते हैं, वहाँ तक इसका विस्तार है। दूसरी चीज़, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर दो चोटियाँ स्थित हैं।
कर्नाटक आपका पड़ेगा ये यहाँ पर मान लो इसी में 2 चोटियाँ स्थित हैं, एक है कुद्रेमुखी, दूसरी है ब्रह्मगिरी सॉरी, यहाँ पर ये एक है आपकी कुद्रेमुखी और दूसरी है आपकी ब्रह्मगिरी। ये कुद्रेमुखी और ब्रह्मगिरी 2 चोटियाँ स्थित हैं। कावेरी नदी जो है आपकी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। ये यहाँ से आपकी कावेरी नदी निकलते हुए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तमिलनाडु कर्नाटक से प्रवाहित होते हुए अपना जल गिराती है, आंध्र प्रदेश है तमिलनाडु दूसरा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण में एक पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं। ये आपको दिखाई गई है घाट, ये एक पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं जिसे नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं या नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। यह है आपका जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिल रहे हैं, वहाँ पर एक चोटी का एक पहाड़ी का निर्माण होता है जिसे नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ये और नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में, तमिलनाडु नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल और तीसरा कर्नाटक। इन 3 राज्यों में आपका नीलगिरी पर्वत स्थित है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जी, ये यहीं पर एक चोटी है, दूसरा कलर लेता हूँ, ये डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी। लेकिन नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी तथा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि दक्षिण भाग या दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये है, तो पहली कौन सी है? चलिए हम आगे बताते हैं आपको। यहीं पर आपका जो है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटक मंडल या ऊटी स्थित है। ऊटक मंडल या ऊटी स्थित है आपका नीलगिरी पहाड़ी पर। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन जिसे हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, सदाबहार वन जिसे हम शांत घाटी या साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, वो नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। सदाबहार वन क्या होते हैं? वे वन जो वर्ष भर अपनी ऐसे पेड़ या ऐसे वन
जिनमें साल भर पत्तियां बनी रहती हैं उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन में की खूबी ये है कि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें भी धरातल तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि इतने घने सघन वन होते हैं कि सूर्य की किरणें भी धरातल पर पहुँच नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें धरातल पर पहुँच नहीं पाएंगी तो वहाँ पर मानव का पहुँचना असंभव है, क्योंकि बहुत ही सघन पर्वत जंगल यानी वन होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार की हलचल या शोर होने की गुंजाइश है नहीं, इसीलिए वो वहाँ पर शांति बनी रहती है और इसी कारण हम इन्हें शांत घाटी या साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। चलिए अगला, साइलेंट वैली जो है ये जैव विविधता के लिए जानी जाती है। जैव विविधता यानी कई प्रकार के जैव यानी जीव, ऐसा स्थान जहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जीवों की विविधताएँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको जैव विविधता बोलते हैं। तो भारत का सबसे अच्छा जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है आपका साइलेंट वैली है। दूसरा, नीलगिरी पर्वत में एक गैप है, उसे हम पालघाट दर्रा के नाम से जानते हैं, जो कि हमने दर्रा वाले लेक्चर में आपको बता दिया है उसकी खूबी क्या है। और वहाँ पर एक उस जो दर्रा है उसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं पक्कार गैप। पक्कार गैप, जैसे कि वहाँ पर मालदा गैप, राजमहल गारो पहाड़ी गैप के नाम से जानते हैं, वैसा ही एक गैप यहाँ पर भी है, जो कि पालघाट दर्रे से सड़क और रेल मार्ग निकलते हैं। उस अगर पूछ लिया जाए पालघाट दर्रे को दूसरे किस नाम से जानते हैं तो पक्कार गैप के नाम से जानते हैं, जो कि आकर केरल में स्थित है। दूसरी चीज़, हम अन्नामलाई या अनाईमुदी पहाड़ी, ये यहाँ पर आपकी इसका विस्तार भी मुख्यतः तमिलनाडु में ही पड़ता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आकर केरल में भी पड़ जाता है। चलिए देखते हैं, हेडिंग है आपकी अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी या पर्वत। चलिए, उत्तर में ये है आपकी अन्नामलाई, इसकी 3 शाखाएं, 1 2 3, 1 2 3, ये उत्तर में अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत, सॉरी अन्नामलाई मैंने लिख दिया, अनाईमुदी है, अनाईमुदी पहाड़ी, अनाईमुदी पहाड़ी, ये सॉरी अनाईमुदी पहाड़ी उत्तर में अन्नामलाई पर्वत स्थित है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा डोडा बेटा, लेकिन ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला, दक्षिण में काडामम पर्वत, काडामम पर्वत, और उत्तर पूर्व की ओर एक जाति है, उसको पालनी पहाड़ी या पर्वत के नाम से जानते हैं। अन्नामलाई पर्वत जो कि सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुदी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, काडामम पहाड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। काडामम की इंग्लिश होती है इलायची, अर्थात इलायची को इंग्लिश में हम काडामम बोलते हैं। तो इस पहाड़ी को 3 नामों से जानते हैं, काडामम, इलायची या इलामलाई, मलाई के नाम से भी जानते हैं। एक ही चीज़ है, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। इलामलाई या इसी को हम इलामलाई भी कहते हैं। ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। अनाईमुदी चोटी के पूर्व में यानी उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसी पर एक प्रसिद्ध स्थल है कोडाई कनाल, तमिलनाडु का कोडाई कनाल
ये कोडाई कनाल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध स्थल है। अक्सर यहाँ पर्यटक आते जाते रहते हैं। वो आपका तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी पर स्थित है। अनायमुदी पहाड़ी और काडामा पहाड़ी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। ये अनायमुदी पहाड़ी और काडामा पहाड़ी ये जो हैं तमिलनाडु और केरल की सीमा में स्थित है। तथा पश्चिमी घाट पर्वत पर जगह जगह यहाँ पर आपके दक्षिणी क्षेत्र में दर्रे पाए जाते हैं, जो कि दर्रों में पढ़ा चुके, लेकिन आप यहाँ जान लें थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और सेनकोट्टा गैप ये प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। अगला है हमारा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के बाद पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार, यह एक तो पहली चीज़ टूटा फूटा है, अपरदित है। रीजन कि यहाँ पर कई सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जिसकी वजह से ये जो क्षेत्र है पश्चिमी, ये आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट टूटा फूटा है, खंडित है। इसीलिए ये इसका विस्तार निरंतर न होकर टूटा फूटा अपरदित रूप में है। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह निरंतर और क्रमबद्ध न होकर जगह जगह कटा छटा हुआ है। कटा छटा होने का कारण यह है, जो कि हम आपको बता चुके हैं, नदियों को जैसे प्रवाहित होते हैं। और प्रमुख रूप से इसमें जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और मुख्य यही गोदावरी ऐसी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो कि पूर्वी घाट बिल्कुल कटा छटा हुआ है। इसी कारण से पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानीय नामों से जानते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश इसे हम आंध्र प्रदेश में इसे नल्लामलाई और पालकोंडा और बेलीकोंडा के नाम से जानते हैं आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में शेषाचलम पहाड़ी, एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है, शेषाचलम पहाड़ी आके किस राज्य में पड़ेगी, तो तेलंगाना में पड़ेगी। पहले यही आंध्र प्रदेश में थी, क्योंकि अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो अलग अलग राज्य हैं। अगला तमिलनाडु के पहाड़ियाँ अक्सर पूछ ली जाती हैं, जिनका विस्तार क्रमशः उत्तर से दक्षिण में है। जवादी के बाद सेवाराय, ये बहुत पूछी जाती है। सेवाराय पहाड़ी किस राज्य में पड़ती है। सेवाराय के बाद पंचामलाई, ये भी बहुत पूछी जाती है, तो आप ध्यान देकर इनको पढ़ेंगे। पंचामलाई के बाद आपकी सिरुमलाई, ये इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम है, इनका विस्तार है। ये पहाड़ियाँ चारकोनाइट से बनी हुई होती हैं। लिख लीजिए, इनका विस्तार चारकोनाइट से होता है, विकास चारकोनाइट पहाड़ियों, चारकोनाइट से। इन पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। ये था आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर्वत। आज के लिए इतना ही, और पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है। उसके बाद हम अगले लेक्चर
अगले टॉपिक के साथ लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।